बता दूं विकास जी के बारे में, क्योंकि राजस्थान की बात हम कर रहे हैं, प्रगतिशील राजस्थान की, तो प्रगति तभी आएगी, विकास तभी होगा जब हमारी युवा पीढ़ी बची रहेगी, नशा मुक्त रहेगी और एक विजनरी बनेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि राजस्थान में एक धीमा जहर हमारी युवा पीढ़ी में घोला जा रहा है, जिसके खिलाफ एएनटीएफ और एएनटीएफ के मुखिया और लीड करने वाले विकास जी आईजी साहब हैं, और इन्होंने करीब 70 से भी ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं, अलग अलग नाम के ऑपरेशन किए हैं, और उसमें बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। पूरे साम्राज्य को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इसलिए बनती हैं कि प्रगतिशील राजस्थान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि समाज से, राजस्थान से इस नशे को खत्म नहीं किया जाए। बहुत स्वागत है सर आपका इस मंच पर। सबसे पहले तो एक बड़ी चुनौती, चूंकि राजस्थान में ये नशे का जो कारोबार है, जहर है, ये घोला जा रहा है, आपको ये जिम्मेदारी मिली, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि विकास कुमार का नाम सुनते ही अब ड्रग माफिया घबरा रहे हैं, खौफ में हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जो आप कह रहे हो, बट सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जब लोग खड़े होंगे नशे के खिलाफ, इन नशेड़ियों के खिलाफ, नशाखोरों के खिलाफ, नशे के सौदागरों के खिलाफ और नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ, तो ये नशा अपने आप इस समाज से दूर हो जाएगा। सिर्फ एक व्यक्ति के कोशिश करने से, सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयास करने से जो भी सफलता मिलेगी वो क्षणिक होगी। जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं होगा, जब तक समाज में यह बयार नहीं बहेगी, तब तक परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन होना मुश्किल है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है, एएनटीएफ ने प्रयास किया है, और सिर्फ अकेले प्रयास नहीं किया है, लोगों के साथ मिलकर प्रयास किया है, समाज के साथ मिलकर प्रयास किया है, स्वयंसेवी संस्थानों के साथ मिलकर प्रयास किया है, समाज के गणमान्य नागरिकों के साथ मिलकर प्रयास किया है। सामूहिक प्रयास है, और अभी तक जो भी सफलताएं मिली हैं वह मील का पत्थर है। पर मील का पत्थर सिर्फ यह बताता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। मंजिल अभी बहुत आगे है और मंजिल तक जाना है, पर दिशा सही है, लय सही है, गति सही है। अब इसको जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, राजस्थान को नशा मुक्त करके सिर्फ प्रगति के सोपान पर आरूढ़ रहे और नशा मुक्त राजस्थान हो, यही सपना हमारे प्रधानमंत्री महोदय का है, मुख्यमंत्री महोदय का है। और नशा मुक्त राजस्थान 2029 तक यह लक्ष्य है। हम सबको मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। बिल्कुल, समाज और पुलिस दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन सर, हकीकत क्या थी या क्या है? हम लोग उड़ता पंजाब जैसी फिल्में या ओटीटी सीरीज मुझे लगता है बहुत से लोगों ने देखी होगी, तो उसमें जो दिखाया गया कि एक बड़ा नेटवर्क रहता है, साम्राज्य रहता है, पुलिस भी कई बार कार्रवाई नहीं कर पाती है। आप यहाँ पर आए तो हकीकत क्या नजर आई आपको? इसकी हकीकत दुष्यंत कुमार की 3 पंक्तियों से जानी जा सकती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और एएनटीएफ जो प्रयास कर रहा है उसके लिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और पूरी जनता के लिए कह रहा हूं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वाह वाह, बिल्कुल। और वो आग जल चुकी है सर, आपने जो कोशिश की बिल्कुल जल चुकी है नशे के खिलाफ। यह एक चिंगारी है जो हमने सुलगाई है, हम सबने मिलकर सुलगाई है। अब इसको बड़वाग्नि का रूप देना, दावाग्नि का रूप देना और इस नशे की विभीषिका को हमेशा के लिए राजस्थान की धरती से निर्मूल करना, यह हम सब का काम है। जैसा कि आप एएनटीएफ की भूमिका के बारे में कह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि नशे के खिलाफ एक विजय रथ तैयार किया गया है। जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन का नंदी घोष था, रथ था, उस रथ के सारथी कृष्ण थे, धनुर्धर गांडीव लेकर स्वयं अर्जुन थे, रथ की पताका पर स्वयं बजरंगबली थे और रथ के पहियों को संभालते हुए शेषनाग थे। तो वैसा ही ये विजय रथ तैयार किया गया है। फिलहाल इसके सारथी की भूमिका एएनटीएफ राजस्थान पुलिस निभा रही है, पर आने वाले दिनों में सारथी भी जनता होगी, धनुर्धर भी जनता होगी। हम एएनटीएफ और राजस्थान पुलिस पहियों में शेषनाग की तरह लिपटे जरूर रहेंगे कि यह विजय रथ कहीं
पहियों के निकलने की वजह से ना घिसटा जाए, और पताका पर यह पूरी व्यवस्था और पूरा कानून बजरंग बली की तरह पताका संभाल कर होगा। बिल्कुल सर, और ये लगातार हो रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह जो मैंने गौर किया, क्या वाकई ये एक तरीका आपने अपनाया जिसका असर हो रहा है कि भाई ये माफियाओं में, अपराधियों में बात है कि भाई विकास कुमार जी आएंगे तो सिर्फ जेल नहीं भेजेंगे, बल्कि पूरी संपत्ति पर बुलडोजर चलवाएंगे, कुर्क कर देंगे, वो जमीन के कागजात छिपाते फिर रहे हैं। अब ये फाइनेंशियल अटैक काम आया है। ये बहुत चतुर्दिक अटैक करना पड़ता है। इसमें अपराधियों के मानसिकता पर प्रहार करना बहुत जरूरी होता है। अभी तक क्या होता रहा, पहले क्या होता रहा, क्यों नशा पनपा राजस्थान में, इसकी जड़ में जाना होगा। एक तो हमारी परंपराएं थी, मनुहार की, रेयान की, इस तरह की जो परंपरा विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में थी, तो उसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, उसकी कुछ कारण था। पर वही परंपरा, वही रीति बिगड़कर चलती चलती नशे की प्रवृत्ति में, दुष्प्रवृत्ति में परिवर्तित हो गई। आप उस इलाके में अगर शादियों में जाते, किसी भी समारोह में, अनुष्ठान में जाते, तो मनुहार होती, अफीम की मनुहार, डोडा चूरा के पानी पिलाते हैं। और एक बेटी का बाप, आप सोचो, एक बेटी का बाप जो 20 साल तक पैसे जमा करता है कि बढ़िया समारोह करके बेटी का विवाह करना है, ठीक 1 महीने पहले कुछ पंच पटेल समाज के पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब मनुहार की क्या व्यवस्था है, यदि मनुहार नहीं की तो आपको बहिष्कार कर दिया जाएगा, आपका समाज से बहिष्कार हो जाएगा, आपके घर कोई नहीं आएगा। बेचारा हिसाब जोड़ता है तो पता चलता है कि कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का खर्च सिर्फ इन नशेड़ियों के मनुहार पे करना है। और विवश होकर वो आदमी कर्ज लेकर, लोन लेकर, कुछ जमीन बेचकर वो 4-5 लाख रुपए निकालता है और उन नशेड़ियों के मनुहार के, उनके आनंद का जुगाड़ करता है। उस 4 से 5 लाख रुपए में आप सोचो तो एक पूरी की पूरी गृहस्थी बसा सकता था। वो सोफा, बेड, टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ लिया जा सकता था, चूल्हे चौके का सामान। वो सारा पैसा नशे की तबाही में चला जाता है। और अंत में जब वो समारोह होता है तो ठीक बीच में बैठे हुए वो 20 से 25 नशेड़ी मनुहार करते हैं और सारे लोग बाकी तमाशा देखते होते हैं। यह परंपरा बहुत लंबी चलती रही। तो कहीं ना कहीं बिल्ली के गले में घंटी तो बांधनी थी जी। लोगों ने कहा साहब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। बहुत सारे स्वयंसेवकों ने, सामाजिक संगठनों ने प्रयास किया पर सफल नहीं हुए। सफल क्यों नहीं हुए? कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विनीत सरल हो। तो हमने कहा कि ठीक है, पुलिस के पास ये शक्ति है, कानून की शक्ति है और लोगों तक पहुंचने की शक्ति है, तो ये घंटा बांधने का काम हमारा। पर इस बार घंटी नहीं बंधेगी, इस बार नगाड़ा बंधेगा। और ऐसा नगाड़ा बंधेगा कि दूर से उसकी आवाज गूंज सुनाई देगी कि ये नशेड़ी आ रहे हैं जिनके गले में नगाड़ा बंध गया है, और नगाड़े की गूंज पूरा समाज सुनेगा। तो नीलकंठ बनकर यह भूमिका पुलिस ने ली और बहुत हद तक इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाई। इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाना इसलिए भी जरूरी था कि यदि अफीम के नशे की बात करें, आप डोडा चूरा के नशे की बात करें, तो उसके बारे में कई तरह की राय हो सकती है कि ये बड़े बुजुर्गों के लिए जरूरी है, बीमारियों का इलाज है, दर्द भी ठीक होता है। पर साथ में जो चीज निकल के आती है वो होती है नशे के लिए स्वीकार्यता, नशे के प्रति समाज में निर्विकार भाव। और यही फिर आगे चलकर एमडी, एमडीएमए, कोकीन, एलएसडी, एम्फेटामाइन, एटीएस, इन सारे दुष्वृत्तियों को जन्म देता है। आज आप देखेंगे तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी नशे के आगोश में आकंठ लिप्त हो चुकी है। हर वीकेंड पे उनको सिंथेटिक ड्रग्स चाहिए, पार्टी चाहिए, रेव पार्टी होनी है, ये पार्टी होनी है, और ड्रग्स के बिना वो 2 कदम नहीं चल रहा है। तो यह प्रवृत्ति कहां जाएगा समाज? आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। इस देश को युवाओं का गढ़ माना जाता है, और यही युवा अगर नशे की लत का शिकार होकर अपना भविष्य, अपना स्वास्थ्य, अपना जीवन, अपने माता पिता के अरमान, समाज की अपेक्षाएं सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ राख में मिला देगा, तो देश कहां जाएगा? तो यह कहीं ना कहीं तो करना है। तो यह अकेला चना नहीं भाड़ फोड़ सकता, पूरे समाज को जुड़ना है और सबको मिलकर नशे के खिलाफ उठ खड़ा होना है, जगना है, तभी यह लड़ाई लड़ी जा सकती। आपने अफीम, डोडा चूरा का जिक्र किया, एक परंपरा भी आपने बताई, तो ये पारंपरिक नशा तो थे, लेकिन सबसे बड़ी अब चिंता की बात यह है कि
अब इससे आगे बढ़कर जैसा कि आपने कहा सिंथेटिक ड्रग्स, एमडीएमए जैसे जयपुर, जोधपुर जैसे शहरों में अब आम प्रवृत्ति है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई हो रही हैं, ये बन रही हैं, शायद यहाँ पर यहीं पर बन रही हैं। इस तरह की फैक्ट्रीज के बारे में आपको जानकारी कैसे मिलती है, या फिर क्या इन फैक्ट्रियों के खिलाफ आपने अब तक स्ट्रेटजी अपनाई है कि इसे उखाड़ दें? अब आप पूछोगे कि जानकारी कैसे मिलती है, तो मैं अपने धंधे नहीं, का ठीक। भेद थोड़ी खोल दूंगा। नहीं, लेकिन कैसे आपने कोशिश की है, क्या अभी भी मौजूद हैं ये ऐसी फैक्ट्रियां? देखिए, पिछले 4-5 सालों में राजस्थान ने बड़ी कुख्याति अर्जित की एमडी के गढ़ के रूप में। एमडी मेफेड्रोन होता है। मेफेड्रोन के गढ़ के रूप में पूरे भारत को सप्लाई करता रहा राजस्थान, और राजस्थान की बड़ी कुख्याति हुई। बाहर की कुछ एजेंसियों ने आकर भाई यहाँ पर उन फैक्ट्रियों पर अटैक किया। फिर हम लोगों के समझ में आया कि ये एमडी बाहर से नहीं आ रही, हमारे यहाँ से ही निकल के जा रही है बाहर तक। फिर राजस्थान पुलिस जगी, और आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि पिछले 1 से 1.5 साल में हम लोगों ने 39 ऐसी फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया है, उनको जमींदोज कर दिया है, और इस धंधे को बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का काम इनके मेरुदंड पर प्रहार करके हमने किया है। कैसे किया? लोग जगे, लोगों से सूचनाएं आई, और उन सूचनाओं को सत्यापित करके हमने आक्रमण किया। सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। जिस व्यक्ति के पास भी कोई सूचना होगी, वो तभी सूचना देगा जब सामने वाले पे उसका विश्वास है कि ये कार्रवाई करेंगे और मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा, मेरी सुरक्षा पे कोई खतरा नहीं होगा। जब विश्वास जगाने का काम किया राजस्थान पुलिस ने, लोगों से सूचनाएं मिली, और फिर हमने हमारे एनटीएफ को आप हरावल दस्ता मान सकते हो, बट पूरा राजस्थान चंडावल दस्ता है। हम सब ने मिलकर आज एमडी की जो कुख्याति थी राजस्थान की, उसको एक सफलता के रूप में तब्दील कर दिया है। आज पूरे भारत में कहा जाता है कि जिस तरीके से राजस्थान ने एमडी को ध्वस्त किया है, पूरे भारत में ध्वस्त होना चाहिए। तो यही होता है कि हर चुनौती एक अवसर होती है, हर परेशानी एक चुनौती होती है, हर चुनौती एक अवसर होता है। हर अवसर को उपलब्धि में बदलना, हर उपलब्धि को एक कीर्तिमान बनाना, ये राजस्थान की पुरानी परंपरा रही है, पुराना इतिहास रहा है। उसी को जगाकर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि विश्वास, ये विश्वास पहले नहीं था सर। जनता इसलिए भी इन्फॉर्म नहीं करती थी कि साहब मेरा नाम आ जाएगा, जो ड्रग माफिया है वहां तक पहुंच जाएगी बात कि भाई किसने सूचना दी, और उसके पीछे एक बड़ा रोल ये होता था, और हमने फिल्मों में भी देखा, कहावत भी है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो सिस्टम में बैठे कुछ पुलिसकर्मी भी होते थे जो इससे लीक करते थे, रेड से होने से पहले ही सूचना पहुंच जाती थी। ये सारी चीजें हैं, ये भी एक चुनौती है सर, अपने सिस्टम को भी साफ करना। आपने कहा घर का भेदी लंका ढाए, तो ये भी तो है कि माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कब मना है। हम कुछ लोगों ने दिया जलाया, हाँ, और उसकी रोशनी में पूरा समाज प्रदीप्त हो गया, और लोगों को भी यह मिला कि यह रास्ता है जिसका अनुकरण करना है, यह रास्ता है जिसका अनुसरण करना है। लोग मिलते गए, काफिला बनता गया, और ये काफिला ऐसा बना कि आज जन सैलाब बन गया है। पूरा राजस्थान नशे के खिलाफ उमड़ गया है, और जब उमड़ गया तो नशे को मिट्टी में मिलाकर ही मानेगा। और जिन पुलिस वालों की आप बात कर रहे हो, मैं उनके बारे में भी कहूँ आपको, हमारी एक छवि बनी हुई है समाज में। शायद सिनेमा देख के ज्यादातर लोग जो ये कहते हैं कि पुलिस वालों ने गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया, शायद उनका पाला पुलिस से पड़ा नहीं हो, और यदि पड़ा हो तो 1-2 गलत लोगों से पड़ गया हो। पर मैं ये कहता हूं कि 1000 खामियां होंगी मुझ में, 1000 खामियां होंगी मुझ में, मगर एक अच्छाई तो है। गुप्त अंधेरे में भी तुम्हारे साथ चलती मेरी परछाई तो है। वाह। आज इसी पुलिस को हम सड़क से हटा दें, 24 घंटे समाज रह पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। फिर जिन बुराइयों की आप बात कर रहे हैं, इसी समाज में पैदा हुई है ये पुलिस, कोई जुपिटर से तो आई नहीं। इसी समाज में पैदा हुई, इसी समाज में पली बढ़ी, और इसी समाज में जी रही है, इसी सामाजिकता के साथ जी रही है। तो जो भी बुराइयां समाज में हैं, वो पुलिस में भी रिफ्लेक्ट होंगी, प्रदर्शित होंगी। जो भी समाज चल रहा होगा उसी दिशा में शायद पुलिस भी चले। पर हम जैसे नेतृत्वकर्ताओं का काम यह होता है कि थोड़ा उनको दिशा बदल कर सही दिशा की ओर भी ले जाएं। समाज के जो पहरुए होते हैं, अगुए होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, नेतृत्व होता है, उसका काम होता है कि दिशा को बदलना। तो पुलिस हमारे लिए परिवार है, हम उस पुलिस की दिशा बदलने का प्रयास करते हैं, इस छवि को बेहतर करने का प्रयास करते हैं, पुलिस को सही दिशा में ले जाने का काम करते हैं। पर 1, 2, 4, 5 इस तरह के लोग हों जो गेहूं में घुन की तरह हों, तो क्या हम उस गेहूं को खराब मान लेंगे? नहीं मानेंगे। चलनी लगाएंगे, गेहूं से उसको निकालेंगे और सही गेहूं को वो आपने छलनी लगा दी है। वो छलनी समाज को भी लगाना है, हमको भी लगाना है।
यदि सूचना देनी है, जिस आदमी पे आपको शक है हाँ। कि यह गलत करेगा, आप उसको सूचना मत दो। हजार माध्यम हमने दिए हैं, संपर्क पोर्टल दिया है, हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, आप चिट्ठी लिख दो, आके बता दो, फोन कर दो, व्हाट्सएप कर दो। आपकी सूचना अगर सही होगी तो वही तो हमारा सबसे बड़ी हमारी शक्ति है। हमारा गांडीव तो लोगों की सूचना ही है। धनुष भले ही सरकार ने दे रखा है, बट जो तर्कश है हमारा, जो तीर है, वो तो जनता से ही मिलता है, सूचना वहीं से मिलती है। जिस पर आपका भरोसा हो उसको आप सूचना दो, वो अच्छी कार्रवाई करेगा तो लोग प्रवृत्त होंगे, पुलिस वाले और अच्छा करके दिखाएंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है और ये अच्छा तरीका निकाला आपने, और यही वजह है कि जनता का विश्वास बढ़ा है। वो सूचना दे रहे हैं तभी अटैक हो रहा है। हमारी जितनी कार्रवाइयां हैं अभी तक, हम लोगों ने पिछले 9 महीने में, जब से राजस्थान में एनटीएफ का गठन हुआ है, करीब 550 कार्रवाइयां की हैं, करीब 700 करोड़ की जब्तियां कर ली हैं हमने, 750 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए हैं। आपको क्या लगता है हमारे हाथ में कोई अलादीन का चिराग है? बिल्कुल नहीं है। ये जनता है जिससे सूचना मिलती है, जिससे सहयोग मिलता है, जिससे समर्थन मिलता है और प्रेरणा के 2 शब्द मिलते हैं, वही हमारी खुराक है, उसके दम पे हम कार्रवाई करते हैं। आपने कहा 700 करोड़, यानी करोड़ों अरबों के साम्राज्य पर आप चोट पहुंचा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन में हमने देखा, रियल और रील में भी, कि भाई पुलिस वालों को धमकियां मिलती हैं, उनके परिवार खौफ के साए में रहते हैं। कभी ऐसा कोई प्रेशर आपको या आपकी टीम को या उनकी फैमिली को लेकर, कोई तनाव? मैं फिर उसी नंदी घोष की बात करूंगा कि जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन नंदी घोष रथ पे खड़े थे तो सबको मालूम था कि जिसके रथ की पताका पे हनुमान जी बैठे हैं, जिसके रथ की पहियों पर शेष नाग लिपटे हैं, जिसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं, उसका कौन बिगाड़ेगा? उसका कोई बिगाड़ सकता था क्या? तो हमारे साथ जनता का प्यार है, व्यवस्था की ताकत है और अपना मनोबल है। इन 3 चीजों के रहते दुनिया में कौन सी ताकत हमारा बिगाड़ सकती है गलत तरीके से? कोई नहीं बिगाड़ सकता। धमकियां कभी मिलती हैं? भाई, जिसका जो काम है वो करता रहता है, जिसका जो प्रयास है वो प्रयास करता रहता है। अगर वो प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी इच्छा शक्ति, हमारे संकल्प शक्ति, हमारे जुझार शक्ति का परीक्षण कैसे होगा? तो बिल्कुल ऐसे प्रयास होते रहते हैं और उन प्रयासों को धत्ता बताने का काम हम लोग करते रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि आजकल अपराधी भी पुलिस से 2 कदम आगे रहते हैं। अब खासतौर पर ये तकनीक का ज़माना है, एआई का ज़माना है। अब वो गली गली घूमने वाले पैडलर नहीं, अब वो डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीज़ें अब आ गई हैं। उस हिसाब से फिर आपको डील करना है। तो अपराधी तो हमसे आगे रहेंगे तभी तो हम खदेड़ेंगे अपराधी को। हमसे पीछे हो जाएंगे तो फिर तो हम भागेंगे। तो अपराधी तो हमसे आगे रहेंगे ही, पर हमारी स्ट्रेटजी, हमारा तरीका होता है, तू डाल डाल मैं पात पात। तुम 2 चीजें सीख के आओगे, हम 4 चीज तोड़ना सीख के आएंगे। और विध्वंस हमेशा ज्यादा आसान होता है। एक इमारत है, बनाने में साल लग सकता है, तोड़ने में कितना समय लगता है? तो वो जो अपने विनाश के कगार पर ले जाने के लिए समाज को, वो विनाश दूत जिस तरीके का अपना नशे का अवैध साम्राज्य बनाते हैं, बनाने में शायद उनको सालों लगते होंगे, तोड़ने के लिए हमको दिन भी नहीं लगता। बस एक बार हमारी वक्र दृष्टि पड़ जानी चाहिए, भ्रिकुटी तन जानी चाहिए न्याय व्यवस्था की। उनका अंत मतलब तकनीक के लिहाज से भी एएनटीएफ ने खुद को इस कदर अपग्रेड कर लिया है कि भाई अब ये क्रिप्टो करेंसी वाले भी बच नहीं पाएंगे। अब धंधे के राज तो नहीं खोलूं मैं, लेकिन यह चीज है कि अगर तकनीक उनके पास आ सकती है तो हमारे साथ तो पूरी व्यवस्था की शक्ति हमारे पास क्यों नहीं होगी वो तकनीक? और कोई भी तकनीक जो दुनिया में बनती है वो एक एल्गोरिदम से बनती है, 1 to 1 करके बनती है। तो जिस तरीके से बनी है उसी तरीके से टूट सकती है। जिस दिन हम ये पता कर लेते हैं कि बनी कैसे है, उसी दिन ये पता चल जाता है कि टूटेगी कैसे। तो जो बनती है उसको तोड़ने का हम लोग षड्यंत्र करते रहते हैं। वैसे नाम मेरा विकास है, बट काम मेरा विनाश है। नहीं सर, ये लेकिन मैं इसमें ऐड करूंगा सर, ये विनाश का काम जो है विकास के लिए ही है, युवा पीढ़ी के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए। शिव विनाश के देवता हैं। हाँ। तो वह विनाश पटकथा तो विकास की ही लिखता है। विनाश तो उन्हीं का होता है जो विकास के रास्ते में अवरोध बनकर आते हैं, बट हमारा काम विनाश है, नाम भले ही विकास है। शानदार, एक बार तालियां जरूर होनी चाहिए। और सर, आपने कहा अपराधी, ड्रग माफियाओं के खिलाफ, लेकिन एक बगल में हमारे हैं आतंकिस्तान, हम कहते हैं, पाकिस्तान नाम है, वहाँ से ड्रोन से ये गंगानगर है, श्री गंगानगर, जैसलमेर जैसे बॉर्डर, बाड़मेर जैसे बॉर्डर पर आधी रात को ड्रोन से कई बार गिरा देते हैं हेरोइन की खेप, कई बार अलग अलग ड्रग्स। उसको कैसे काउंटर कर रहे हैं आप? देखिए, यह जब कोई देश विकास करता है, आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ शक्ति है, सबसे बड़ी मानव शक्ति है, सबसे बड़ी युवा शक्ति है, चौथी बड़ी सैन्य शक्ति है, 5वीं बड़ी वैज्ञानिक शक्ति है। तो आज हम जिस तरीके से इस भारत देश को दुनिया क्या मानती थी, मदारियों का देश, सपेरों का देश, बाजीगरों का देश, जादूगरों का देश,
और तमाशा देखने भारत आया करते थे। आज वही भारत अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और कंप्यूटर इंजीनियर्स के दम पे पूरी दुनिया में विकास का परचम लहरा रहा है। तो यह चीज हाजमा खराब करने वाली है या नहीं है? सिर्फ 75 वर्षों में अगर हमने यह सब कुछ हासिल किया है, तो वह देश जो इस बिना पर बना था कि हम हिंदुस्तान से बेहतर रहेंगे, उस देश का हाजमा तो खराब होगा। तो जब हाजमा खराब होगा तो प्रयास तो करेगा ही कि हमारे जो विकास के पथ है उसको अवरुद्ध किया जाए, युवाओं को दिग्भ्रमित किया जाए, देश के विकास के रास्ते में पलीता लगाया जाए। तो यह उनके प्रयास हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो ऐसा प्रयास करेंगे, पर उनका प्रयास और हमारा जवाब, आप देख रहे हैं क्या अंतर है। आज पाकिस्तान विनाश के कगार पे है और भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे है। सिर्फ 75 साल हुए हैं अभी तो ये तो ट्रेलर है, फिल्म आनी बाकी है अभी। तो यह प्रयास पाकिस्तान से और दुनिया के बहुत सारे देशों से होता रहता है, पर हमारी इच्छा शक्ति, हमारी जो जिजीविषा है, हमारा जो जीवट है, हमारी जो जिगीसा है, हमारी जो जुम्बिश है, उसके सामने यह कोई ताकत नहीं टिक सकती। पाकिस्तान प्रयास करता है कि हेरोइन भेज दें वहां से, तो भेज लो। आप भेजते हो, हम यहां पकड़ लेते हैं, आपका ड्रोन भी हमारे पकड़ में आ जाता है। तो आपका पैसा जितना उस चीज में लगता है, सारा विनाश आपका भी हो रहा है और उस हीरोइन का भी विनाश हो रहा है। हमारी पीढ़ी तो उसके चक्कर में नहीं आ रही। हमारी पीढ़ी तो डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में लगी हुई है, नसड़ी तो नहीं बन रहे। और अगर बन रहे हैं तो उनको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उससे हमारा नुकसान नहीं हो रहा, पर उस चीज में पैसे लगा के, उस चीज में ऊर्जा लगा के वो अपनी पूरी पीढ़ी खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि वो खत्म हो जाए, पर अगर आप रास्ता ही आपने वही पकड़ रखा है तो आपका अंजाम भी वही होना है। अंजाम वही होना है, आपका अंजाम वही होना है। पर हमारे मार्ग में आप ये छोटे छोटे पटाखे, फुलझड़ियां छोड़ के भारत के विकास का मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकते। और अगर करेंगे तो हम जैसे सारे समाज के लोग पैर हुए बैठे हैं, राजस्थान पुलिस बैठी है, भारत की पूरी पुलिस बैठी है, पूरी सेना बैठी हुई है, जवाब हम देंगे। और वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर टला नहीं है, टला है, रुका नहीं है। वो उन्हें याद होगा। अगर तो इस तरह की नापाक हरकतें वो करते रहते हैं। लेकिन आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारी नज़र है, चौकसी है। अब सवाल ये है कि कई दूसरे राज्यों से भी तस्करी होती है। अब इंटर स्टेट, अब चूंकि ये एनटीएफ राजस्थान है, अब इसमें कई बार समय लग जाता है एक दूसरे की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में, सूचना साझा करने में, और इसका फायदा उठाते हैं इंटर स्टेट तस्करी में। देखो, हम लोगों ने एक चीज बड़ी स्पष्ट कर दी, जो आप बात कह रहे हो तथ्यगत रूप से बिल्कुल सही है। पहले राजस्थान में जो नशा था वो परंपरागत राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर अवैध अफीम की खेती होती थी, उससे चोरी छुपे निकाल के तस्करी होती थी और उसका गलत इस्तेमाल होता था। अब अष्टांगिक मार्ग खुल गया नशे का। पहला तो ये परंपरागत है ही, दूसरा उत्तर पूर्व के रास्ते म्यांमार से होकर भारत में बड़े पैमाने पर नशा आ रहा है, जो राजस्थान में भी आ रहा है। झारखंड के रास्ते अफीम और डोडा चूरा की बड़ी बड़ी तादाद आ रही है। उड़ीसा तेलंगाना के रास्ते गांजा आ रहा है। एमडी की फैक्ट्रियों के माध्यम से जहर परोसा जा रहा था। कुछ अवैध खेती, अवैध फसल गांजे अफीम की बड़े पैमाने पे होनी भी शुरू हुई थी और कुछ विदेशियों के माध्यम से सिंथेटिक ड्रग्स भी राजस्थान में आ रहे थे और पाकिस्तान से आ ही रहा था। तो ये अष्टांगिक मार्ग था। बट अगर ये अष्टांगिक मार्ग मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब है कि इस अष्टांगिक मार्ग को मैं तभी बताऊंगा जब इस पे हमारा काम चल रहा हो। अगर काम नहीं चलता तो हमको पता कैसे होता। और पुलिस के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी फिलॉसफी बनाई है, यदि अपराधियों के लिए कोई क्षेत्राधिकार की सीमा नहीं है तो पुलिस के लिए भी क्षेत्राधिकार की कोई सीमा नहीं, सिर्फ कानून की सीमा है। तो अगर आप झारखंड में भी बैठे हो, आप मणिपुर में भी बैठे हो, वहां भी मांद में घुसकर मारेंगे। आप देखेंगे राजस्थान की एनटीएफ ने, राजस्थान पुलिस ने हाल के दिनों में 8 अलग अलग राज्यों में, केरल तक जाकर मार किया है। केरल, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, हर स्टेट में जाके हम लोगों ने ऑपरेशन किया है। तो जिस सीमा की आप बात कर रहे हैं उस सीमा को तो हम पहले ही तोड़ चुके हैं। कानून की परिधि नहीं तोड़ते, शायद इसी की जरूरत थी हमेशा से। करते हम लोग करते हैं। यदि अपराधी यह सोचता है कि उसका कद इस चीज से बढ़ रहा है कि हम क्षेत्राधिकार की सीमा में बढ़े हुए हैं, तो हम अपने क्षेत्राधिकार की सीमा फायदा उठाते रहे हमेशा। हाँ। वह सीमा अब कतई नहीं रही। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से समन्वय किया है, एनटीएफ है, एनसीबी है, सीबीएन है, सारी एजेंसियां हैं, हम सारे मिलकर काम करते हैं। बस हम तो सिर्फ यह कहते हैं अपराधियों को कृपया सेवा का मौका दें, कहीं भी करें, हम डिलीवरी देंगे आपको उबेर से। वो अपराधी सुन रहे होंगे, सेवा का मौका वो नहीं चाहेंगे कि आप से लें वो, क्योंकि खौफ है। हमारा तो ध्येय है कि कृपया सेवा का अवसर दें। लेकिन सर, अपराधियों के मन में चलिए खौफ पैदा हो गया, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी, लेकिन उन नाबालिग बच्चों का क्या, जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है सप्लाई के लिए? अब वो नाबालिग बच्चे को आप पकड़ कर क्या करेंगे? उनसे आप जो नशा तस्करी हो रही है
उसे रोक नहीं पाएंगे? नाबालिग बच्चे जब पकड़े जाते हैं इस तरह के मामलों में, सबसे बड़ा खतरा ही है कि उन व्यक्तियों का गलत इस्तेमाल कर लेना जिनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और हमारे बच्चे अपने शैशव काल में, युवा पीढ़ी, नाबालिग बड़े पैमाने पर इस लत के भी शिकार हो रहे हैं और इस लत का शिकार करने वालों के भी शिकार हो रहे हैं। तो इसके लिए ही जन जागरूकता, जन चेतना, जन जागृति, अलख जगाना, बिगुल बजाना, परचम लहराना यह शुरू हुआ है। आपके सामने मैडम बैठी हुई हैं, इन्होंने इतना खूबसूरत वीडियो 2 मिनट का बनाकर भेजा है नशे के खिलाफ, पूरी पीढ़ी का आह्वान करते हुए कि इससे बाहर निकल, विनाश का दूत है या विनाश की जड़ है, या सबको ले जाएगा। तो जब तक हम सब इस चीज के बारे में नहीं खड़े होंगे, होता क्या, हम देखते हैं पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है, हमारा घर सुरक्षित है। शायद आग के लिए यह चीज सही भी हो, पर नशा एक प्रदूषण है, नशा एक तूफान है, नशा बाढ़ की विभीषिका है। यदि यह पड़ोसी के घर में घुस गया तो आपके घर में भी घुसेगा, दरवाजे से घुसेगा, यदि आप दरवाजा बंद कर लोगे तो खिड़की से घुसेगा, खिड़की बंद कर लोगे तो रोशनदान से घुसेगा, रोशनदान बंद करोगे तो चिमनी से घुसेगा, चिमनी बंद करोगे तो नालियों से घुसेगा, बट घुस जाएगा। तो हम सबको जगना है, देखना है कि क्या है। मैं इसको ये कहता हूं कि हम दूसरे के घर में आग लगते देखते चुप होते हैं। यदि हमारे पड़ोस का लड़का पड़ोस की लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा हो तो सारा मोहल्ला खड़ा हो जाता है, भाई अपने लड़के को संभालो, क्या कर रहा है। पर वही पड़ोस का लड़का अगर थड़ी पे खड़ा हुआ नशा कर रहा है तो हम मुंह घुमा के गुजर जाते हैं, नशेड़ी है साले करके गुजरते हैं ना। तो इसके खिलाफ खड़ा होना है, हर आदमी को आवाज उठानी है। दिनकर ने कहा है, वो याद होगा आपको, कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो तटस्थ नहीं रहना है, निरपेक्ष नहीं रहना है। यह यज्ञ है, यह धर्म युद्ध है, इसमें अपनी आहुति देनी है, अपनी संविधा देनी है, गिलहरी योगदान देना है, जितनी क्षमता हो। सहयोग के टर्म्स में दें, सूचना के टर्म में दें, ऐसे नशेड़ियों के बहिष्कार के टर्म में दें, तिरस्कार के टर्म में दें, उपचार के टर्म में दें, सुधार के टर्म में दें, किसी तरीके से दें, पर हर आदमी को अपना गिलहरी योगदान देना होगा, तभी यह समुद्र सेतु तैयार होगा और लंका दहन होगा। बिल्कुल ऐसा होने भी लगा है। 2 सवाल जिसका आपको सीधे रैपिड फायर की तरह मैं पूछूंगा। पकड़ना आसान है या सजा दिलाना? देखो, हमारे लिए तो पकड़ना आसान है, क्योंकि सजा दिलाना बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। इसी में एक सवाल भी छिपा हुआ है कि दरअसल आप चोट तो पहुंचा देते हैं, लेकिन एक गहरी चोट और लंबी चोट की जरूरत है, क्योंकि कई बार वो छूट जाते हैं, निकल जाते हैं, जेल से बाहर आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये मुझे लगता है कि ऑपरेशंस को नाकाम कर देता है। सबसे पहले एक मिथक तोड़ना आवश्यक था कि वैसे लोग, वैसे समाज कंटक जिनको यह लगता है कि वह कानून की परिधि के ऊपर हैं, कानून के हाथ उनकी गर्दन तक नहीं पहुंच सकते, और वो अपना नशे का, अपराध का साम्राज्य निष्कंटक चला सकते हैं, और अपनी चमक दमक, तड़क भड़क और चकाचौंध से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित करके उनको दिशा भ्रमित कर सकते हैं। तो उनका यह भ्रम तोड़ना बहुत आवश्यक है। उनको औकात दिखानी, उनको उनकी हैसियत बतानी बहुत जरूरी है। उनको यह बताना जरूरी है कि कानून के हाथ सिर्फ उनकी वक्र दृष्टि पर निर्भर हैं। जिस दिन वो वक्र दृष्टि आप पे पड़ी, वो हाथ अपने आप लंबा होता चला जाएगा। कन्विक्शन मैं वही कह रहा हूं। तो सबसे पहले उनका पकड़ा जाना जरूरी है, और उनके पकड़े जाते ही जब वो जेल की चहारदीवारी में जाते हैं और उनसे लोग मिलने आते हैं, तो समझ में आता है कि ये क्षणिक साम्राज्य था इनका। तो उनके साथ जो युवा पीढ़ी जुट रही होती है, उनका साम्राज्य बन रहा होता है, वो छिन्न भिन्न होना शुरू होता है। अब उसको हम लोगों ने वित्तीय प्रहार से भी शुरू किया है कि उनकी संपत्ति जब्त करो, उनके सारे अतिक्रमण हटाओ और उनको प्रिवेंटिव डिटेन करो, सारी चीजें शुरू हुई हैं। अब जब यह लहर जगी है तो यह लहर अब तरंग बनकर किलोले लेगी। धीरे धीरे वो कन्विक्शन भी शुरू होगा, केस ऑफिसर के रूप में लेके अलग से महत्वपूर्ण केसेस को मॉनिटर करके, प्रोसिक्यूशन को मॉनिटर करके, सारी चीजें करके अब धीरे धीरे उनको सजा की ओर भी ले जा रहे हैं। अब कन्विक्शन का रेट 48% तक पहुंच गया है। पर सजा भी एक चीज पर निर्भर होती है कि लोग कितनी आवाज उठाते हैं उसके खिलाफ। गवाही देने तो आना पड़ता है लोगों को। यदि आप गवाही सही देंगे कि हाँ हमने यह देखा था, यह हुआ था, तो सजा तो होगी। तो यह थोड़ी धीमी प्रक्रिया है परिवर्तन की यह बयार थोड़ी धीमी है, मंद समीर है। यह जो तूफान है पकड़े जाने का और समाज के खड़े होने का, यह तूफान इस नैया को डगमग ही नहीं कर सकता, डुबा भी सकता। चलिए, परिवर्तन का आगाज तो हो चुका है, बिल्कुल हो चुका, और अंजाम जरूर बेहतर होगा। लेकिन इस परिवर्तन के लिए आखिरी सवाल सर,
आपका अपनी सोच क्या कहती है? पुलिस का डंडा ज्यादा जरूरी, फिर वही रैपिड फायर की तरह, या समाज की सोच, समाज का बदलाव? दिनकर ने कहा, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो समाज में वो पढ़ा होगा आपने कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे चंदन उनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। तो यह बल तो बहुत जरूरी है, यह डंडे का जोर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक सभ्य आदमी के दिमाग में भरोसा पैदा करता है, विश्वास पैदा करता है, और एक अपराधी के मन में भय पैदा करता है। तो यह डंडा तो होना ही चाहिए, पर यह डंडा उपचार है और समाज सुधार है। जब समाज इस चीज के खिलाफ खड़ा होता है तो यह प्रवृत्ति पैदा ही नहीं होती है, गलत करने की प्रवृत्ति ही नहीं पैदा होती है। और अगर प्रवृत्ति पैदा होती है तो यह पुलिस के डंडे से ठीक होती है। तो दोनों ही एक साथ होने बहुत जरूरी है। चलिए, बिल्कुल आपका डंडा चलता रहे सर, और समाज में ऐसी बदलाव होती रहे और हमारी युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, इसी उम्मीद के साथ। और बहुत अच्छा लगा आप सर, आपसे बात करके, और एक उम्मीद आप पर है, आपसे है, पूरे समाज को, यहाँ पर बैठे लोग को। मैं फिर कहता हूं कि मेरी उम्मीद पूरे समाज से है, जो यहाँ बैठे हैं वो समाज के प्रतिनिधि हैं, और हमारी उम्मीद समाज से है कि इस रथ के सारथी अब समाज को ही बनना है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये रथ के सारथी धनुर्धर सब यही हैं, इन्हीं को करना है। हम सिर्फ सहारा देने का काम करेंगे, हम जहां परेशानियां आएंगी उन परेशानियों के निवारण का काम करेंगे, पर यह युद्ध हम सबको अपने स्तर पे, समाज के स्तर पे, सामूहिक स्तर पे लड़ना। चलिए, बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां। और आप युवा पीढ़ी पर यह जिम्मेदारी भी है, इन्होंने कहा कि हम सहारा जरूर देंगे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि इस लड़ाई में आप आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका।